ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली 40 दिन की शदीद जंग के बाद बिल आखिर 2 हफ्तों का सीज फायर जो है वो फाइनली तय पा गया है। इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार रहा, क्या बैकडोर पर कोई ऐसा प्लेयर भी था जिसने ज़्यादा अहम रोल जो है वो प्ले किया, इस जंगबंदी का मुस्तकबिल आखिर क्या है और पाकिस्तान डिप्लोमेसी के इस गोल्डन पीरियड को अपने लेवरेज के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। इस जंगबंदी के लिए ईरान ने 10 पॉइंट्स दिए हैं और हम जानते हैं अमेरिका की तरफ से भी जो है वो 15 पॉइंट्स पेश किए गए हैं। अब जो कंडीशंस पेश की गई हैं और इसमें मुस्बत चीज़ ये है कि अमेरिका ने भी इन पॉइंट्स को काबिल अमल कहा है और कहा है कि ईरान की ये जो 10 शराइत हैं इनको हम देख रहे हैं, मतलब कि नॉन एग्रेशन, यानी कि अमेरिका मुस्तकबिल में ईरान पर किसी भी किस्म का हमला करने का पाबंद नहीं होगा। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल, इस अहम समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, ये ईरान का कहना है। इनरिचमेंट की कबूलियत, ईरान के यूरेनियम इनरिच करने का हक जो है उसको तस्लीम किया जाए। प्राइमरी सैंक्शंस का जो है वो खात्मा किया जाए, यानी कि जो यूएस की तरफ से लगाई गई सैंक्शंस हैं उनको हटाया जाए और सेकेंडरी सैंक्शंस का भी जो है वो खात्मा किया जाए, यानी कि जो दीगर दूसरे मुल्क हैं उनके साथ तिजारत पर लगी पाबंदियां जो हैं वो भी हटाई जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की मनसूखी, यानी कि उसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ तमाम करारदादें जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम रेजोल्यूशंस को ख़त्म किया जाए। 8वां पॉइंट उनका यह है कि कंपनसेशन, यानी कि जंग से होने वाले जो भी नुकसान हैं वो पहले भी कह चुके हैं, अमेरिका जो है वो उसका हर्जाना भरे और यूएस फौजों की वापसी, यानी कि मिडिल ईस्ट के खत्ते से तमाम अमेरिकन कॉम्बैट फोर्सेस जो हैं उनको निकाला जाए। इसके अलावा तमाम फ्रंट्स पर जो है वो जंगबंदी की जाए, जंग हर सतह पर जो है वो ख़त्म हो, बशमूल इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ लेबनन, यानी कि हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। ये शराइत ज़ाहिर करती हैं कि ईरान ने ये सीज़ फायर किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी जो उनकी शराइत है, जो उनके ज़वाबित है उसके मुताबिक किया है और इस पर जो है अमेरिका ने कहा भी है कि उनको जो है वो ये 10 पॉइंट्स रिसीव हुए हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो अपने मखसूस अंदाज में जो है वो बात करते हैं और ट्रूथ सोशल पर इस सीज फायर का उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद ही जो है वो एक लेटेस्ट पोस्ट में वो कहते हैं कि इट्स अ बिग डे फॉर वर्ल्ड पीस, ईरान वांट्स इट टू हैपन, दे हैव हैड इनफ, लाइकवाइज सो हैज एवरीवन एल्स। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी helping with the traffic buildup in the Strait of Hormuz. There will be lots of positive action, big money will be made, Iran can start the reconstruction process, will be loading up with supplies of all kinds and just hanging around in order to make sure that everything goes well. I feel confident that it will. Just like we are experiencing in the US, this could be the golden age of the Middle East. ये कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो ट्रम्प ने इसे जो है वो वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत बड़ा दिन करार दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि ईरान अब तक जो है वो थक चुका है और वो खुद भी अमन चाहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे बाकी दुनिया भी जो है वो थक चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की ट्रैफिक बिल्डअप को हल करने में मदद करेगा। इसका मतलब ये है कि रास्ता खुलने से जो तिजारती सरगर्मियाँ रुकी हुई थी वो अब तेज़ी से जो है वो शुरू हो जाएंगी। ट्रम्प ने यह भी इशारा दिया कि इस सीज़ फायर से बहुत पैसा कमाया जाएगा। आप जानते हैं पैसा ही जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है और रिकंस्ट्रक्शन, ईरान में रिकंस्ट्रक्शन के काम का भी जो है वो उन्होंने जिक्र किया, कहा है इस हवाले से वो तमाम सप्लाईज प्रोवाइड करेंगे। ट्रम्प ने एक दिलचस्प जुमला भी जो है वो इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जो फौजें हैं वहां पे दे आर जस्ट हैंगिंग अराउंड, मतलब वो आसपास मौजूद रहेंगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है। ये उनका एक अपना तरीका है बताने का कि अमेरिका जो है वो नज़र ज़रूर रखेगा और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये मिडिल ईस्ट के लिए एक गोल्डन एज जो है वो साबित हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि अमेरिका इस वक्त महसूस कर रहा है। अब आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत जो है दोनों साइड्स ने अपनी अपनी कंडीशंस रखी की थी और ये कंडीशंस जो है वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के साथ जो है वो सामने आई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें एक अहम किरदार अदा किया है और ये पाकिस्तान की ही अग्रेसिव डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग फॉर पाकिस्तान के आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है और वो भी पॉजिटिव अंदाज में। एक बड़ी
ग्लोबल तबाही से जो है वो पाकिस्तान ने बचा लिया दुनिया को, और अब दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर की नज़र से देख रही है। एक वक्त था, आपको याद होगा, जब पाकिस्तान का नाम आता था तो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में पाक अफगान रीजन का जो है वो जिक्र किया जाता था, उनके साथ जो है वो उसको रखा जाता था, और इंडिया ने तो पूरी कोशिश कर ली थी, हर तरह की लॉबिंग कर रखी थी कि पाकिस्तान को जो है आइसोलेट करना है। लेकिन लास्ट ईयर से ये सिलसिला शुरू हो गया जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ना सिर्फ पाकिस्तान ने दुनिया को ये यकीन दिलाया कि किस तरह वो अनथक कोशिश कर रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की, और विक्टिम है उस टेररिज्म की जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जिस तरह का मैच्योर रिस्पॉन्स इंडिया वाले कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने दिखाया, उसमें दुनिया ने यकीन कर लिया कि वाकई पाकिस्तान अमन चाहता है, किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहता, अपने पड़ोसी ममालिक से और ओवरऑल दुनिया भर से जो है वो अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, प्रोग्रेसिव सोच रखता है, और जहां प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं, बल्कि इकोनॉमिकली जो है वो मुल्क को आगे बढ़ाना है। अब ईरान जंग सीज फायर की बात करें तो अब भी हमने दिखा दिया, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को तबाही की धमकियां दी और कहा वो एक तबाही बर्पा कर देंगे, क़यामत ले आएंगे, तो पाकिस्तान ने मुसलसल डिप्लोमेसी की फ्रंट लाइन पे रहा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन पहले ही जो है वो एक बड़ा ही इंतहाई ड्रामेटिक रात थी जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने सारी रात फोन पर कॉल्स पर गुजारी। उन्होंने एक तरफ जेडी वैंस को एंगेज किया, स्टीव विटकॉफ को एंगेज किया, ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उनके साथ जो है वो उनका मुसलसल राब्ता रहा। जब ईरान ने अमेरिका से डायरेक्ट बात करने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान ही था जिसने जो है वो एक ट्रस्टेड मैसेंजर की तरह ये किरदार अदा किया। जब सऊदी पे भी जो है वो ईरान की तरफ से रिटेलिएटरी जो है वो हमला होता है, तो आपने देखा कि बड़ा टाइमली पाकिस्तान ने जो है वो उसकी मजम्मत की, बड़े मिचोड़ली जो है वो डील किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और खुलकर जो है वो हमने देखा कि इसकी जो है वो मजम्मत की गई, क्योंकि ये ना भूलें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेक होल्डर्स जो भी इस जंग में मौजूद थे, इजराइल को छोड़कर उसमें जितने भी तमाम कंट्रीज जो उसमें मौजूद थी, वो पाकिस्तान से उनके बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज हो, चाहे अरब कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, और शायद कुछ कंट्रीज को हमने नाराज भी कर दिया अपनी इस पूरे डिप्लोमेटिक प्रोसेस में, लेकिन लार्जर लेंथ से अगर देखा जाए तो एक भरपूर बैलेंस जो है वो पाकिस्तान ने मेंटेन किया ऐसे वक्त में जब डिप्लोमेटिक दुनिया में वी वर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। यहां तक कि कुछ नफरत अंगेज वॉइसेस को छोड़कर इंडिया में भी जो सेन वॉइसेस हैं, जो इस डिप्लोमेटिक वर्ल्ड पर जो है वो गहरी नजर रखते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफें की, पाकिस्तान की एफर्ट्स की तारीफें की, और इस चीज को पॉइंट आउट किया कि किस तरह इस पूरे मामले में इंडिया जो है वो आइसोलेट हो चुका है। तो आप ये समझें कि पिछले 1 साल में एक बहुत लंबा सफर जो है वो पाकिस्तान ने तय कर लिया है, सिर्फ पिछले 1 साल में। यानी कि एक ऐसा मुल्क जिसको माना जाता था कि यहाँ से शायद टेररिज्म जो है वो जनरेट होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, वहाँ से लेकर पाकिस्तान को दुनिया भर में रिकग्नाइज कराना एज अ पीस मेकर, ये सफ़र जो है वो हमने पिछले 1 साल में बहुत जल्दी जो है वो तय कर लिया है, और इसमें बड़ा क्रेडिट जो है वो जाता है पाक फौज को, जिन्होंने इंडिया से जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बहुत मैच्योरली जो है वो इसका मुकाबला किया। फिर जो हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी उसके बाद उसको भी जो है वो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जहां पाकिस्तान ने दुनिया को यकीन कराया कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को जनरेट करने में नहीं बल्कि उसका विक्टिम जो है वो रहा है एक अरसे से, और किस तरह बहुत सिंसियरली और जेन्युइनली जो है वो पाकिस्तान इसका मुकाबला कर रहा है और इसमें कई जानें जो है वो खो चुका है। तो वहां से जो है वो इसकी शुरुआत हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सीज फायर हुआ है। कुछ लोग इसको अंडरमाइन करते हैं, जाहिर है ये एक टेम्पररी सीज फायर है, लेकिन हिस्टोरिकली जो है वो उसको देखा जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त में सीज फायर कराया, चाहे टेम्पररी सीज फायर ही क्यों ना हो, जब मामला जो हैं वो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अब यहाँ एक ऐसे मुल्क का किरदार है जिसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सुपर पावर भी है, उसी के सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी हैं इस वक्त ईरान में, और सबसे ज़्यादा लेवरेज भी रखता है ईरान पे, और वो है चाइना की खामोश डिप्लोमेसी और आखिरी लम्हात की मुदाखलत ने इस जंग बंदी में बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है। चाइना भी जो है वो काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहा था। आपने देखा था एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई थी पाकिस्तान के साथ जिसके 5 पॉइंट्स थे, लेकिन हमारे जो चीनी भाई हैं उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, और वो ये है कि चाइना वेट एंड वॉच की डिप्लोमेसी जो है वो अपनाता है, और लास्ट कुछ दिनों से ज़्यादा एक्टिव वो बेशक नज़र आ रहे थे, और इसकी कुछ कड़ियाँ भी मिलती हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों के स्टेटमेंट्स देखें आपको मालूम होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ताकत के जोर पर खोलने और ईरान के खिलाफ
जो फौजी कार्रवाई की इजाजत मांगने वाली एक रेजोल्यूशन आई 6 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई थी, बहरीन की तरफ से जो है वो पेश की गई थी। और इसमें अमेरिका का मकसद ये था कि ट्रंप की जो दी गई डेडलाइन से पहले ही एक लीगल कवर जो है वो हासिल कर लिया जाए। जब अमेरिका ने जब ये रेजोल्यूशन जो है वो पेश की गई, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोर्सफुल रीओपन यानी फौजी कार्रवाई की इजाजत देती है, तो चाइना और रशिया ने मिलकर इस रेजोल्यूशन को जो है वो ब्लॉक कर दिया। चाइना का मौकिफ था कि मिलिट्री एक्शन से सिर्फ ग्लोबल एनर्जी का मसला जो है उसमें मजीद क्राइसिस जो है वो पैदा होगा। और इस ब्लॉकेट ने जाहिर है ईरान को ये यकीन दिलाया कि वो अकेला नहीं है और चाइना जो है वो उसके साथ खड़ा है। चाइना ने ये दलील दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान की रीजनल सॉवरेनिटी का हिस्सा है और किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी ने ईरान, इजराइल, रशिया और गल्फ ममालिक के साथ 26 फोन कॉल्स की हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें चाइना के रोल का। और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के लिए चाइना के स्पेशल एनवॉय ने भी शटल डिप्लोमेसी में जो है वो बिजी रहे हैं। ये चाइना की उस ब्रॉडेस्ट स्ट्रैटेजी के बिल्कुल एन मुताबिक है जो कि वो मिडिल ईस्ट में रखते हैं, यानी कि किसी भी फसाद में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में वो डायरेक्टली जो है वो नहीं पड़ना चाहते। जैसा कि ट्रंप का एक नेगोशिएटिंग मॉडल है कि वो ऊपर से आते हैं, एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, बुली करते हैं अपने ओपोनेंट को और फिर अपनी फुल माइट से किसी भी डील या नेगोशिएशन का स्टार्ट लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं ही स्टेप्स बैक। इसी तरह चाइना का एक बहुत मुख्तलिफ स्टाइल है और वो ये कि चाइना खामोशी से बगैर ज्यादा लाइमलाइट में आए हुए इनडायरेक्टली मामलात को ऑब्जर्व करता है और फिर पीछे से ही बैकडोर डिप्लोमेसी से उसको हल करने की कोशिश करता है। इतना ज्यादा लाइमलाइट में और शो ऑफ जो है वो नहीं करते। आपको याद होगा कि किस तरह अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए चाइना ने ईरान के इंडिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें पाकिस्तान की मदद की। और इसी तरह ये भी कहा जा रहा है, का मानना है कि जो हमने पिछली वीडियो में भी जिसका जिक्र किया कि जिस तरह से 2 जहाज गिराए ईरान ने अमेरिका के F-15E और A-10 थंडरबोल्ट, उसमें चाइनीज और रशियन टेक्नोलॉजी का एक बहुत अहम किरदार था। अब मामला यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर के पीछे जहां सियासी मफादात हैं, वहां एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेम भी है और वो ये कि ईरान ने तो ये स्टैब्लिश कर दिया है कि वो जब चाहें, जैसे चाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं, उस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं और कोई उनकी मर्जी के बगैर वहां पर भी नहीं मार सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल को इस्तेमाल करते हुए बीजिंग के साथ मिलकर एक नई डोमिनेंस जो है वो क्रिएट की जा रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जो तिजारती जहाज हैं उन पर एक किस्म का टोल टैक्स जो है वो नाफिज कर दिया है और ये फीस युआन में की करेंसी यानी चाइनीज करेंसी में जो है वो वसूल की जा रही है। लॉयड्स की लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक कम से कम 2 बड़े जहाज युआन में पेमेंट कर चुके हैं और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी इसकी तस्दीक की है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट मैं देख रही थी और उसके मुताबिक ईरान की जिम्बाब्वे में मौजूद जो एम्बेसी है उसने तो यहां तक कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल मार्केट में पेट्रो युआन को मुतारिफ कराया जाए। अब चाइना ने तो ट्रंप को दिखा दिया है कि मिडिल ईस्ट की चाबी अब वॉशिंगटन नहीं बल्कि बीजिंग के पास है। आप समझे, निकोलस मडोरो की गिरफ्तारी के बाद जो है वो हमने देखा था वेनेजुएला के जो रिजर्व्स पर अमेरिका के कब्जे ने चाइना को ये बावर करा दिया, चाइना को ये दिखा दिया कि इस तेल की जो सप्लाई है वो चाइना की मुतासिर हो सकती है। अब मिडिल ईस्ट में हालात का बिगड़ना सीधा चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी और मईशत पर हमला होता और ये चाइना बड़ी तशवीश से जो है वो ऑब्जर्व कर रहा था। वो कहते हैं ना कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। तो चाइना भी जो है वो यही करता रहा है और इसी तरह जो है वो डील करता है, यही उनका जो है वो मॉडल है। 2 बातें इन द एंड मैं जरूर करना चाहूंगी कि सीज फायर तो हो गया लेकिन हालात कभी पहले जैसे नहीं होंगे। ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो देखा जाएगा। 28 फेब से पहले तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कभी अपनी डोमिनेंस जो है वो इस तरह जाहिर नहीं की थी। ना ऑयल जो है वो युआन में ट्रेड होने की बात हो रही थी, ना दुनिया जो है वो पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस खत्म होने की बात कर रही थी और ना ही ईरान जो है वो कोई टोल फी लगा रहा था जहाजों पर। ये सब अमेरिका की इस जंग की वजह से ही मुमकिन हुआ है और जैसा कि मैंने कहा कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक।
दूसरा ये कि इज़राइल जो है वो ज़रूर स्पॉइलर का किरदार जो है वो अदा करेगा और करता भी आया है। जैसे कल हम देख रहे थे कि किस तरह जो है वो एक तरफ डील की बातें हो रही थी, उस फ़ोन कॉल की बात हो रही थी जहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो है वो इंगेज किया हुआ था अमेरिकन ऑफिशियल से, दूसरी तरफ ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से, और फिर हम देखते हैं कि इज़राइल एक तबाहकुन किस्म के जो है वो हमले करता है ईरान पे, और ईरान फिर रिटेलिएट करके सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो हमले करता है। तो एक स्पॉइलर का किरदार जो है वो इजराइल से ज़रूर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और बल्कि उन कुछ ममालिक से भी किया जा सकता है जो कि नहीं चाहते कि अमेरिका जो है जिसने ये काम शुरू किया है ईरान में, वो इस वक्त निकले बगैर किसी रजीम चेंज के। अब ये जो तीनों फरीक हैं इस जंग में, यानी कि ईरान, इजराइल और यूएस, इन्होंने जो है वो क्या हासिल किया वो भी एक एक लाइन में जो है वो मैं आपको ज़रूर बता दूं कि अमेरिका जो है उसने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो है वो तो शायद हासिल कर लिए हों ईरान में इस किस्म की तबाही मचाकर, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे जिसका वो शुरू से जिक्र कर रहे थे वो फिर भी हासिल नहीं कर सका। इजराइल जबकि दूसरी तरफ जो है वो एक कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि उसका तो मकसद बहुत बड़ा था। उसका तो मकसद है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर जो है वो वाइप आउट कर दिया जाए, मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह कर दिया जाए। और सिर्फ ईरान नहीं, आपने देखा लेबनान में भी जो है वो उनकी कार्रवाई बहुत एग्रेसिवली जारी थी। तो इस वक्त ये सीज फायर आ जाना, जहां रजीम चेंज भी ना हो सका, पूरी तरह से जो मिलिट्री माइट है ईरान की वो भी ख़त्म ना हो सकी, हिजबुल्लाह के हमले जो हैं वो भी उनकी ताकत जो है वो भी जारी है। तो इजराइल का मकसद जो ओवरऑल था इस जंग का, वो तो पूरी तरह से इस वक्त जो है वो अचीव नहीं हो सका है, और अमेरिका ऑलरेडी सीज फायर कर चुका है। तो इजराइल इस वक्त एक ज़रूर कंफ्यूज्ड पोजीशन में जो है वो नज़र आ रहा है। ईरान हाउएवर, ईरान ने जो है अपनी रेजिलियंस का मुजाहरा किया है। ईरान ने ना सिर्फ जो तमाम हमले थे, एक आप सोचें कि सुपर पावर की जानिब से जो है वो हमले किए जा रहे थे उनके ऊपर, ना सिर्फ उन हमलों को बर्दाश्त किया, रिटेलिएट भी किया बड़ी कामयाबी के साथ, और फिर उसके बाद जो सीज फायर है उसमें अपनी ब्रॉडर जो तमाम उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कंडीशंस हैं, उनको भी सामने रखा है कंसिडर करने के लिए, जिसमें सैंक्शंस रिलीव है, जिसमें सिक्योरिटी गारंटीज की बात है और रीजनल डी एस्केलेशन की बात है। तो ईरान की पोजीशन जो है वो ऑब्वियसली इस सीज फायर के बाद या इस पूरी जंग के बाद जो है, जो पहले थी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो अब सामने आए हैं।